इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौम्यलीन रॉय, डीएम हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, गोल्ड मेडलिस्ट, फेलोशिप इन एडवांस एंडोस्कोपिक प्रोसीजर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24। थैंक यू वेरी मच। सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जर्नी समझना चाहती हूँ कि आपकी ये जर्नी अभी तक कैसी रही है। मैंने अपना जर्नी शुरू किया था सिलचर से, जो कि आसाम में सिचुएटेड है। वहाँ सिलचर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपना एमबीबीएस डिग्री लिया। उसके बाद प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट आईएमएस बीएचयू से मैंने एमडी मेडिसिन किया। फिर डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी किया आईजीएमएस पटना से। फिर एडवांस्ड एंडोस्कोपी प्रोसीजर सीखा मैंने कानपुर से। उसके बाद मैं अभी करेंटली प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी। So ये journey actually was filled of hard work और बहुत सारे रुकावट आए, but ultimately I am here practicing for the past 3 years. मतलब चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली बात है, ये आपकी जर्नी रही होगी सर। लेकिन सर अब आपकी जो पढ़ाई जिस पर आपने की है उसको लेकर अगर बात कर लेते हैं सर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सर ये कितने पेशेंट या फिर यूं कह लूं कि ऐसे कितने लोग हैं सर जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है या गैस की उनको प्रॉब्लम होती है आज के दौर में, जो हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। देखिए हर घर पे ये बहुत गैस रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। एवरीडे हम लोग खुद ही ये एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे प्रमुख कारण क्या क्या है? सबसे पहले हम लोग जो आजकल खान पान खाते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड स्पाइसी फूड लेते हैं, चाय कॉफी बहुत ज्यादा पीते हैं, बाकी स्मोकिंग, ये सब गलत आदतें भी करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हम कभी खाने को बहुत ज्यादा जल्दी से खाते हैं। खाना इज जस्ट लाइक कि हमें खाना खाना है फिर ऑफिस के लिए निकलना है। हम लोग अच्छे से चबा के च्यू करके नहीं खाते हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो कि हमें ध्यान देना है। खाना समय पे खाना है, अच्छा खाना है और गलत आदतों को छोड़नी है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है गैस बनने का स्ट्रेस, तनाव। मतलब स्ट्रेस की वजह से भी गैस बनती है? यस, स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसके वजह से पेट में एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्ट्रेस कंट्रोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा, मेडिटेशन, ये सब डेली बेसिस पे करें। जी, मतलब योगा करें और आराम से खाना खाएं, उसको च्यू करके खाएं तो ये दिक्कत दूर हो सकती है। लेकिन सर मैं पानी को लेकर भी ये सवाल इसलिए करूंगी क्योंकि क्या ऐसा होता है कि अगर हम पानी का इंटेक कम करें या उतना ना करें जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है तो इससे भी गैस की प्रॉब्लम होती है? जैसे पानी हर हमारे सेल को जरूरत होती है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पानी का। अगर हम पानी कम पीते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी मोशन पास करने में डिफिकल्टी होती है। उसके अलावा गैस, एसिड, ये सब चीजें बढ़ जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर कॉन्टेमिनेटेड वाटर जिसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया एक ऐसी बैक्टीरिया है जो पानी से हमारे पेट में जाती है, और अगर पेट में जाती है तो बहुत समय गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन, पेट भारीपन, डकार आना, पेट में अल्सर होना, ये सब सिम्टम्स करवाते हैं। उसके अलावा पानी कंटामिनेटेड वाटर में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस रहती है जो हमारे लीवर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जिसके लिए हमें जॉन्डिस होता है, जो कि समर सीजन में बहुत कॉमन है। तो पानी हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। बिल्कुल सर, इसीलिए डॉक्टर्स बार बार ये सलाह भी देते हैं और कहते हैं कि अगर आपने पानी का इंटेक सही ढंग से किया तो आधी बीमारियां तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन आज के वक्त में सर हम देखते हैं ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे प्रधानमंत्री को देख ले, मंच से बार बार कहते हैं कि फिट होइए। सर ये इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मतलब आप इसे कैसे देखते हैं? आपके पास तो आते होंगे ना ऐसे पेशेंट्स? ओबेसिटी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। सबसे प्रमुख कारण इसमें इम्पॉर्टेंट चीज है बाहर का खाना। फ्राइड फैटी फूड्स हम लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं और फाइबर हमारे खाने में कम मात्रा में हम लोग लेते हैं। इसके वजह से हम लोग बहुत ज्यादा ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जिसके वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है।
कई सारे ऐसे दवाइयाँ जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जिससे भी ओबेसिटी हो सकती है। तो ओबेसिटी ये सब चीजें हमें हर वक्त ध्यान रखना है कि हमें खाने पे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और फैट की मात्रा कम रखनी है। एक्सरसाइज डेली 50 से 60 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ट्रेडमिल में एरोबिक्स एक्सरसाइज या साइकिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि हमें करना चाहिए। और क्या दवाइयां हम खा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा कई ऐसे बीमारियां हैं जैसे थायराइड की बीमारियां, उसमें पेशेंट मोटापा हो जाता है। थायराइड मीन्स हाइपोथायराइडिज्म, उससे मोटापा होती है। ये तो सर प्रॉब्लम है ही, लेकिन सर आजकल एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और ऐसे मैं कई लोगों को जानती हूँ जैसे खाना खाया और उनको मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सर ये क्यों होता है? मतलब मैं तो कहीं पढ़ रही थी कि क्या ये कोई गंभीर बीमारी का भी कोई संकेत है? हाँ, ये बहुत कॉमनली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर खाना खाते हैं तो तुरंत मोशन लग जाती है। जब हम लोग डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट का तो हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं कि आपका वेट लॉस हो रहा है कि नहीं। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है और भूख अच्छे से लग रही है तो बेसिकली ये प्रॉब्लम इज ड्यू टू इंक्रीज्ड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स ये एक ऐसी चीज है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा आंतों में हलचल शुरू हो जाती है जिसको पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। किसी किसी पर्सन्स का जो कि एंजाइटी, जो भी पेशेंट्स हैं उनका ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ज्यादा रहता है, तो उनमें ये देखा गया है कि वो जब भी खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत बाद उनको मोशन लग जाती है। बट वेरी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को भूख सही से लगनी चाहिए और वजन नहीं कम होनी चाहिए। अगर हाँ, अगर ये दोनों चीज सही है तो आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है। सिंपली इट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। तब मतलब डरने की जरूरत नहीं है। सर ये आईबीएस क्या है? आईबीएस एक फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर है जिसमें हम लोग आंतों का हर टेस्ट करा लेते, बेसिक टेस्ट, जिसमें सब टेस्ट नॉर्मल होता है, येट आंतों का जो हलचल है, जो कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है, वो प्रभावित होता है। उसमें सबसे कॉमन कारण आईबीएस का अगेन इज स्ट्रेस, जो कि तनाव। दूसरा कुछ कुछ फूड आइटम्स हैं जिसके वजह से आईबीएस के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स वेजिटेबल्स में जैसे पत्ता गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, ब्रोकली हो गया, प्याज लहसुन की मात्रा ज्यादा रखने से खाने में ये आईबीएस के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो आईबीएस के जैसे प्रमुख सिम्टम्स में एक होता है कॉन्स्टिपेशन, एक होता है डायरिया। एक में पेशेंट को मोशन नहीं लगती है और दूसरे में पेशेंट को मोशन बार बार लग जाती है। उसके अलावा पेट भारीपन होना, पेट में जलन होना, पेट में दर्द होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम लोग पहले एडवाइस करते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी से हम लोग दूरबीन से छोटी आंत को देखते हैं और कई कई केसेस में छोटी आंत से हम लोग टुकड़ा निकालते हैं, बायोप्सी जिसको बोलते हैं। उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट डिजीज को रूल आउट करते हैं, सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज यानी ग्लूटेन एलर्जी। बहुत पेशेंट्स को ग्लूटेन एलर्जी होती है जिनको भी ये सिमिलर सिम्टम्स हो सकती है, तो हम लोग सीलियक डिजीज को रूल आउट करते हैं। बेसिकली और भी टेस्ट है जैसे कोलोनोस्कोपी, लार्ज इंटेस्टाइन का भी जांच करते हैं, और कुछ बेसिक टेस्ट है हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर, ये सब देखते हैं। अल्ट्रासाउंड पेट का करवाते हैं। तो बेसिकली ऑल द टेस्ट जब नेगेटिव होता है तभी हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आपको आईबीएस है। ओके सर, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा लीवर कमजोर हो गया है, वाकई ऐसा होता है? और इसको क्या मतलब स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है किसी दवाई से? लीवर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कोई दवाई खाने का जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, एक्सरसाइज करिए, दिन में 50 से 60 मिनट, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज हो गया। बाकी फ्राइड फैटी फूड अवॉइड करिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खाने में कम रखिए, प्रोटीन और फाइबर ज्यादा से ज्यादा रखिए। गलत आदत जैसे शराब, अल्कोहल का सेवन ना करें, और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये सब वायरस के वजह से भी लीवर में दिक्कत आ सकती है, जिसमें शुरू में पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं रहता है, जो कि टेस्ट में ही डिटेक्ट होता है। सर लीवर सिरोसिस के अर्ली सिम्टम्स क्या है? इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं?
लीवर सिरोसिस के अर्ली सिम्टम्स एक्चुअली कोई डेफिनेट सिम्टम्स शुरू में नहीं रहता है। बहुत समय पेशेंट्स हमें आके बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं लगती है या भूख कम लग रही है, ये सब अर्ली सिम्टम्स में से है। सर फैटी लिवर को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लोगों में होती है, हम देखते हैं कि इससे प्रताड़ित हो रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो फैटी लिवर को ये कैसे होता है और क्या इसको कम किया जा सकता है या फिर इसको खत्म किया जा सकता है क्या? फैटी लीवर यानी लीवर में चर्बी जम जाना। बेसिकली फैटी लीवर मोटापा के साथ एसोसिएटेड होता है मोस्टली। सम ऑफ द केसेस में थिन पेशेंट्स में भी फैटी लीवर होते हैं। फैटी लीवर के साथ कई सारे बीमारियां जुड़ी रहती है, जैसे थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, विटामिन डी की कमी हो जाना और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाना, ये सब एसोसिएटेड डिजीज रहती है फैटी लीवर। फैटी लीवर में सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे हम कम करना है। एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करनी है, खाने में प्रोटीन और फाइबर रखनी है और कार्बोहाइड्रेट और फैट कम मतलब वही रखनी है कि अच्छा रूटीन रखें, एक्सरसाइज करें तो ये प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। जरूर। अच्छा सर, जो यंग डॉक्टर्स हैं, ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है, यंग डॉक्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, उससे क्या कहना चाहेंगे? यंग डॉक्टर्स को मुझे एक ही मैसेज देना है कि सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें। हम लोग बहुत समय जो चाहते हैं इमीडिएटली वो चीज नहीं मिलता है, पेशेंस रखें और वेरी इंपॉर्टेंट है अपने हेल्थ का ध्यान रखें। हम लोग हर वक्त पेशेंट का ध्यान रखते रखते हम लोग खुद का वर्किंग आवर्स का एकदम ध्यान नहीं रखते हैं, तो अपना वर्किंग आवर्स को लिमिटेड रखें। रात जग के कोई ऑपरेशन करना इसको अवॉइड करें, वही ओटी आप दिन में कर सकते हैं। तो अपना वर्किंग आवर्स को लिमिटेड रखना है, अपने डाइट पे ध्यान रखनी है और एक्सरसाइज पे ध्यान रखते हैं। जो आप पेशेंट्स को बोलते हैं वो आप खुद को करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हम लोग बहुत समय मिस करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।